आते हैं। प्रकृति में मूल बल, प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में वैसे देखा जाए तो कई प्रकार के बल पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर मूल रूप से जो प्रकृति में बल हैं वो कितने हैं? 4 हैं। मूल बल की संख्या प्रकृति में कितनी है? प्रकृति में कितनी है? 4 है। 4 हैं। कौन कौन से? आइए फटाफट जान लेते हैं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ही पता है, जो कि आप 9th में अध्ययन किए होंगे। गुरुत्व का आकर्षण अर्थात 2 पिंड के बीच, 2 कण के बीच लगने वाला कौन सा बल? लगने वाला आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसके संदर्भ में किसने नियम दिया था? न्यूटन जी ने दिया था। उनका कहना है कि संसार के किन्हीं 2 पिंडों के बीच, चाहे जो हो, 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। देखिए यम1 पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है आपका m2 जिसके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², मीन्स 2 पिंड ऐसे रखे गए हैं, ठीक। इसका द्रव्यमान क्या है? m1, इसका द्रव्यमान क्या है? m2, के बीच की दूरी क्या है? r। तो इस पर लगने वाला बल जो बताए, इन दोनों के गुणनफल के क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। ये बन गया समीकरण सेकंड, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं? यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई r²। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या आ गया? फार्मूला आ गया। अब क्या करते हैं? यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह गायब करते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r²। कैपिटल G क्या है यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 के घात के -11। 6.67 गुणे 10 के घात के -11 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत पहला बल का अध्ययन हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि प्रकृति में बहुत दुर्बल बल होता है, दैनिक जीवन में हम अनुभूत नहीं कर पाते हैं इसको। अब आता है इसके बाद दूसरा प्रकार। आइए प्रकृति में के मूल बल के अंतर्गत दूसरा प्रकार जानते हैं। ये क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का अनुभूत आप अपने दैनिक लाइफ में किए होंगे। जब आपके घर में कभी करंट मारता है, सुने होंगे ना, लाइट जब मार देता है या तार को आप पकड़ लीजिए तो क्या करेगा? वो अपनी ओर क्या करेगा? चबक लेगा। इसका मतलब जो आपके एसी करंट होते हैं उसमें कौन सा बल होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है। इसके संदर्भ में क्या बताया गया? आवेशित कणों के बीच, आवेशित कण के बीच लगने वाला आकर्षण व
प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आवेश है यहाँ पर, इसका मतलब समान आवेश क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। और विपरीत आवेश क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अतः इसके संदर्भ में जो फार्मूला आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका चार्ज है, एक चार्ज ये है, इस पर चार्ज की वैल्यू Q1, इस पर चार्ज की वैल्यू Q2, के बीच की दूरी कितनी? R। सेम है आपका जो अभी गुरुत्वाकर्षण बल का नियम न्यूटन जी ने बताया था, सेम उसी के आधार पर है। तो F डायरेक्टली Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं हम? परिमाणपाती चिन्ह को गायब करते हैं। तो F बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका विधिवत अध्ययन आपको 12 में मिलेगा। और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा दूसरा प्रकार विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, ध्यान दीजिए, F इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो होती है कंपेयर टू Fg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ये इसको हम दैनिक लाइफ में अनुभूत कर सकते हैं, परंतु इसका कोई अनुभूत आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से आइए देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है आपके प्रकृति में कि बल के अंतर्गत तीसरा प्रकार जो मेंशन किया जाता है वो नाभिकीय बल। क्या है? नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल दो प्रकार से, एक आपका दुर्बल नाभिकीय बल और एक आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल में हम बात करते हैं नाभिक के भीतर कार्य करने वाला बल। नाभिक के भीतर कार्य करने वाला कौन सा बल? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या कहलाता है आपका? नाभिकीय बल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रबल नाभिकीय बल है। कैसा बल है? प्रबल नाभिकीय बल है। ध्यान दीजिए, नाभिक के भीतर आपको सोचना चाहिए जैसा कि द्रव्य बना हुआ है। क्या है द्रव्य किससे मिलकर बना? कण से। कण किससे मिलकर बना? अणु से। अणु किससे मिलकर बना? परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक। अब ये बताइए प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज होता है। तो अब ये बताइए नाभिक के भीतर अगर अनेक धन चार्ज रख दिया जाए तो नाभिक क्या हो? कौन सा समान चार्ज अगर ऐसे धन कई रख दिए जाए, चूँकि प्रोटॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नाभिक के अंदर कौन सा बल कार्य करना चाहिए? प्रतिकर्षण बल कार्य करना चाहिए कि नहीं कार्य करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। तो प्रतिकर्षण बल कार्य किया तो नाभिक का क्या हो जाना चाहिए? टूट जाना चाहिए। लेकिन नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? प्रबल नाभिकीय बल के कारण नहीं टूटता है। प्रबल नाभिकीय बल के कारण ये नहीं टूटता है। इसका जो परिसर है या बहुत कम नाभिक की बीमाओं में 10⁻⁻15 मीटर के परास में कार्य करता है। परास में कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना। ये बहुत सूक्ष्म दूरी में कार्य करता है ये प्रबल नाभिकीय बल। और इसी प्रबल नाभिकीय बल के कारण आपका नाभिक नहीं टूटता है, बल्कि क्या होता है? बधा होता है। इस प्रकार से आपने तीसरा प्रकार जान लिया। अब आइए जानते हैं चौथा प्रकार। आइए बात करते हैं दुर्बल। अगला है आपका दुर्बल। दुर्बल बल। दुर्बल बल जो होता है नाभिक पर ही ये भी कार्य करता है। यह बल 10⁻10 मीटर के परास पर कार्य करता है। परास पर कार्य करता है। इसी दुर्बल बल के कारण जो नाभिकीय, आप सुने होंगे एक चीज़ जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, ध्यान आया?
नाभिक से, वो इसी दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होता है। ये किस रेंज में कार्य करता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर के परास में कार्य करता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना, रेडियो एक्टिविता की घटना दुर्बल बल के कारण होता है, बल के कारण होता है। ध्यान दीजिए, इसी में आपके जो कण निकलते हैं अल्फा बीटा गामा किरणें, ध्यान आया? ये कण होते हैं, ये किससे टूट कर निकलते हैं? नाभिक से। और क्यों टूट कर निकलते हैं? दुर्बल बल के कारण। ठीक, ये किस रेंज में कार्य करता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर के रेंज में कार्य करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ सोचा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस कण के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल अनिर्धारित ग्रेवितान नामक कण के विनिमय से उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक कण है जो कि अभी तक निर्धारित नहीं है। मतलब ये माना जाता है कि ग्रेविटान नामक कण के विनिमय से गुरुत्वाकर्षण बल की क्या होती है? उत्पन्न होती है। और दूसरा प्रकार जो आपको बताया गया, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जो होते हैं फोटॉन के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल किसके? फोटॉन के विनिमय मीन्स होता है अदला बदली, विनिमय से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? फोटॉन के विनिमय से। फोटॉन भी एक प्रकार का क्या है? कण है। अगला टॉपिक है भौतिक नियम की प्रकृति। यहाँ समझिएगा आप बात, जैसा कि आप जानते हो विज्ञान जो होता है प्रयोग के आधार पर सत्यापित ज्ञान होता है। तो प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग किस पर कार्य करेगा? नियम पर। तो उसके लिए कुछ नियम निर्धारित होंगे। तो भौतिक के कुछ स्पेशल नियम है जो निम्नवत संरक्षण पर कार्य करता है। प्रकृति जो है एक तरह से कंजर्व है, तो ये कंजर्व जो लॉ है, संरक्षण जो नियम है, प्रकृति के जो संरक्षित नियम है निम्नवत हैं। कितने हैं? निम्नवत नियम है। पहला है आपका यांत्रिकी संरक्षण। यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण आप सुने होंगे क्लास 9 में। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण मतलब ऊर्जा ना नष्ट होती है, न उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज हो जाती है। यांत्रिकी शब्द लगा हुआ, इसका मतलब गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थिज ऊर्जा में, स्थिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता रहता है। और सेकंड है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है? रूपांतरित की जा सकती है। तीसरा है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इस नियम के अंतर्गत ये बताया जाता है किसी निकाय पर नेट बाह्य बल कार्यरत ना हो तो निकाय का रेखीय संवेग क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कोई पिंड है, उस पर किसी प्रकार का अगर हम बल ना लगाएं तो उसका रेखीय संवेग का मान क्या होगा? नियत या शून्य होगा। और चौथा है आपका, चौथा प्रकार आवेश का संरक्षण। जैसे हम आवेश संरक्षण मतलब आवेश का कुल मान क्या होता है? नियत होता है। योगफल सदैव क्या होता है? नियत होता है। ठीक, इस प्रकार से आपने जान लिया भौतिक नियम की प्रकृति समाज। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है भौतिकी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीक से।
तकनीक। तकनीक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति कैसे होती है ये ध्यान दीजिए आप सबसे पहले। भौतिकी क्या करती है, नियम बनाती है। क्या करती है, नियम बनाती है। नियम के आधार पर किसकी उत्पत्ति होती है, नियम के आधार पर किसकी उत्पत्ति होती है, तकनीक की उत्पत्ति होती है। तकनीक टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति होगी। और जब टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति होगी तो उससे क्या बनेगा, मशीन बनेगा। क्या बनेगा, मशीन। और जब मशीन बन जाएगा तो मशीन क्या करती है, मानव जीवन के कार्य को क्या करती है, सरल कर देती है। सरल कर देती है। इस प्रकार से आप देखा जाए भौतिकी के नियम का उपयोग करके प्रौद्योगिकी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, प्रौद्योगिकी, तकनीक का जन्म होता है। और तकनीक का जब जन्म होगा तो उससे क्या बनेगा, एक मशीन बनेगा। और उस मशीन से जो एक समाज है, इस मानव जीवन जिसे कहा जाए समाज किससे मिलकर बनता है, मानव जीवन से। तो समाज मानव जीवन के कार्य को क्या करती है, सरल कर देती है। इस प्रकार से भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज एक दूसरे के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं। इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि आपका भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। क्योंकि जब नियम आएगा तो तकनीक का जन्म होगा। जब तकनीक का जन्म होगा तो मशीन बनेगा। जब मशीन बनेगा तो समाज का उसी से क्या होगा, विकास होगा। इस प्रकार से आपने देखा भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज में संबंध। दैनिक लाइफ में जैसा कि आप जानते हो जेम्स वाट ने किसका खोज किया था, भाप इंजन का। ध्यान आया ना। विद्युत जनरेटर जैसे बनाए गए हैं, जनरेटर जिसे कहते हो, राकेट नोद बनाए गए हैं, वायुयान बनाए गए हैं। ये सब नियम भौतिक के नियम से प्रौद्योगिकी के जन्म हुआ है। और इसके जन्म से जो है भौतिक के सिद्धांत से इनका जन्म हुआ है। जैसे वायुयान बर्नौली परमीय पर कार्य करता है। सोनार एक मशीन है, प्रासव तरंगों का सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडार तरंग का परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। कंप्यूटर अंकतर्कीय इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार से आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं यही पाएंगे कि भौतिकी का सिद्धांत के आधार पर प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। भौतिकी के नियम व सिद्धांत का उपयोग करके किसका जन्म हुआ, प्रौद्योगिकी कहिए या तकनीक कहिए, इससे भ्रमित मत होइएगा। ये शब्द जो है प्रौद्योगिकी या कहिए तकनीक का जन्म हुआ। और इस तकनीक से किसका जन्म हुआ, मशीन का। मशीन का जब जन्म हुआ तो उससे मानव जीवन के विभिन्न कार्यों को क्या किया गया, आसान कर दिया गया। इस प्रकार से आपने देखा इनमें संबंध। धन्यवाद।